Okay, hello everyone. This is the lecture number 9, module 3rd. In this lecture, shear stress in the beam. We will discuss about the shear stresses in the beam. Okay. So, it is a subject your introduction to solid mechanics KCE 402 your AKTU subject code. Let me introduce to myself first of all. So, myself Indresh Kumar Singh, faculty of department civil engineering BBD and IIT Lucknow. Okay. So, in this lecture we reached about the last topic of the module 3rd of AKTU syllabus. So, in this lecture we have discussed about the, as you see the topic, shear stress in beam. Okay. So, we start introduction to solid mechanics जो कि आपका सब्जेक्ट है और KCE 402 सब्जेक्ट कोड है. This is the lecture number 9 of this module 3. Okay. So, we have reached here by studying the bending equation, torsion equation and then shear stress equation. Okay. So, in module 3 there is the 3 basic equation. One is the bending equation m upon I वाली and second is the T upon J and third is the tau जो shear अभी हम पढ़ाने आपको जा रहे हैं, ड्राइव करने जा रहे हैं. ठीक है. इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कैसे सॉफ्ट के बारे में बता चुके हैं, सॉफ्ट में कैसे ट्विस्ट हो रहा था, पोलर मॉडुलस क्या होता है, सारी चीज़ें आपको बता चुके हैं. इन अर्लियर चैप्टर्स द वेरिएशन ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस अक्रॉस द बीम सेक्शन वाज स्टडीड. द बेंडिंग स्ट्रेस इज ड्यू टू द बेंडिंग मूवमेंट एट द सेक्शन. द बेंडिंग स्ट्रेस एट लॉन्गिट्यूडनल एक्ट्स इट्स इंटेंसिटी is directly proportional to the distances from the neutral axis of the member. Typical beam section is subjected to shear force in addition to the bending moment. The variation of shearing stress which is due to the presence of shear force is studied in this chapter. Okay. Typical beam section जो भी होगा उसको अभी हम बनाएंगे. तो अगर हम किसी बीम का एक सेक्शन कट कर लें, ठीक है, इस तरीके से, इस पर देखेंगे कि इस सेक्शन पे अगर हमारा बेंडिंग मोमेंट m है तो इस सेक्शन पे कितना होगा m प्लस dm और ये डिस्टेंस हो गई हमारी dx. इसकी न्यूट्रल एक्सिस क्या होगी, ये इंजीनियरिंग लाइंस होती है, ये न्यूट्रल एक्सिस आपकी हो गई है. ठीक है. इस मेंबर में अब हम देखेंगे इस चैप्टर में, इस मॉड्यूल में, लेक्चर में कि शियर स्ट्रेस कैसे आएंगी और क्या जनरेट होंगी, कैसे एडिशन बेंडिंग मूवमेंट के कारण सब्जेक्ट करती हैं यहाँ पर शियर स्ट्रेस. ठीक है. तो द स्ट्रेसेस इंड्यूस बाय द शियर फोर्स. शियर फोर्स कहाँ से आएगा, जो शियर स्ट्रेस जनरेट हुई होंगी किससे, जब हमने बेंडिंग मूवमेंट लगाया होगा या टॉर्सन लगाया होगा. सो द स्ट्रेसेस इंड्यूस बाय शियर फोर्स एट अ सेक्शन इन अ बीम मे बी एनालाइज एज फॉलोज. कैसे होगा बताते हैं आपको, देखिए ध्यान से. एक सेक्शन कंसीडर किया है जिसकी लेंथ कोई बीम की है किसी भी सेक्शन में जो हमने कट किया था अभी, यहाँ पर मान लीजिए ए ये हो गया और ये बी और बी हो गया. ठीक है. यहाँ पर हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ये सेक्शन हमने ए और बी भी कंसीडर किया है. ठीक है. इस ए और बी भी दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, डी एक्स हमने मानी है. कितनी मानी है, यहाँ पे फिर से बना देते हैं. ठीक है. ये कोई मेंबर है ए और बी और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस डी एक्स. ठीक है. एज सोन इन फॉलोइंग फिगर, या भी आगे और दें. लेट द मूवमेंट एक्टिंग एट ए एंड बी वी. यहाँ पे हमने कितना मूवमेंट लगाया है, एम मूवमेंट, और इस पॉइंट पे कितना होगा, जितना भी वेरी कर रहा होगा एम प्लस डी एम. ठीक है. कम हो ज़्यादा हो जो भी होगा रिस्पेक्टिवली. लेट सी डी विद द फाइबर थिकनेस डी वाई. सी डी देखिए ये न्यूट्रल एक्सिस कट कीजिए. इस न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी एक हमने इतनी एक कट की, हमने ये स्ट्रिप जिसका नाम दे दिया है सी डी. ठीक है. ये हमने सी डी कट की है जो कितनी दूर पर है, जिसकी थिकनेस कितनी होगी, डी वाई होगी और ये न्यूट्रल एक्सिस से वाई डिस्टेंस पर है. इतनी चीज़ आपको मान के चलनी है जब हम शियर स्ट्रेस इक्वेशन ड्राइव कर रहे होंगे. ठीक है. तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए डायग्राम में, यहाँ पर आपका ये डायग्राम है, ये मेंबर हमने कट किया है, इसकी ये न्यूट्रल एक्सिस आपकी है. ठीक है. और इस मेंबर का ये ए बी बी
इस पे जो मोमेंट था वो m था, और इस पॉइंट पे अगर इस साइड में होगा तो वो कितना होगा, m प्लस डी एम होगा। इस पॉइंट से यहाँ तक की जो डिस्टेंस हमने कंसीडर की है वो आपकी कितनी है, dx डिस्टेंस है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि अगर इस न्यूट्रल एक्सिस से आप कुछ y डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप कट कीजिए जिसका नाम है सी डी, और उसकी थिकनेस कितनी है, dy। ठीक है, अब अगर इसका मैं क्रॉस सेक्शन देखूँ, इधर से साइड से क्रॉस सेक्शन, तो कुछ वो इस तरीके से दिखेगा। अब वो अगर इस तरीके से दिखेगा तो बी विड्थ इसकी इनसाइड द बोर्ड, ओके, इसके अंदर का जो बात कर रहे हैं तो वो इस तरीके से दिखेगा, तो ये बी विड्थ हो गई। अब ये जो हमको दिख रही थी, तो इस साइड से अगर आप देखोगे सामने से, तो ये कुछ बी विड्थ तक हमारी थिकनेस वो दिखेगी आपको। ठीक है, थिकनेस तो उसकी डी वाई रहेगी न्यूट्रल एक्सिस से, तो डिस्टेंस सेम रहेगी। अगर इस स्ट्रिप को मैं निकाल लूँ, सोचिए इस स्ट्रिप को अगर निकाल लें, पूरी बीम थी, बीम आपकी, और उस बीम से बाहर इतनी हमने कट करके निकाल के लाए हैं किसी भी तरीके से, तो वो हमारी इस तरीके की दिखेगी आपको। ये चीज़ अगर आप समझ गए हो तो बहुत आसान हो गया डेरिवेशन। ठीक है, इस पॉइंट से जो कि हमारी न्यूट्रल एक्सिस से एक बाई डिस्टेंस पर एक स्ट्रिप मैंने कट की, उस स्ट्रिप को पूरा निकाल लिया वहाँ से, जिसकी विड्थ कितनी है, v है, और ये डिस्टेंस जो हमने dx मानी थी वो ये dx हो गई। इसके एक प्लेन पर ये वाला जो a और a है, c सॉरी a और ये वाला था प्लेन, तो उस प्लेन पर पूरा जो आपका बेंडिंग मोमेंट है वो कितना होगा आपका, ये m जो लग रहा था, उसके कारण जो स्ट्रेसेस आ रही होंगी वो कैसे निकालोगे, तो उसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बेंडिंग इक्वेशन m अपान i और सिग्मा अपान y। ठीक है, E अपान r होता है। अब यहाँ से ये दो देखिए, तो यहाँ से सिग्मा क्या आ जाएगा, m अपान i इंटू बाई। ठीक है, ये हो गया, ये हमारा हो गया। अब छोटा एलिमेंट है तो dm लिख सकते हो। तो अब क्या कह रहे हैं, और अगर हमें फोर्स की बात करनी है तो हमारा df क्या आ जाएगा, स्ट्रेस इंटू डी। इस क्रॉस सेक्शन पे जो होगी आपकी सी से सी, ये सी तो अंदर जहाँ तक गया है वी विड्थ तक, वो सी सी माना है उसकी डी। तो हमारा ये अगर सिग्मा वैल्यू उठा के रख दें तो m अपान आई वाई इंटू इसकी क्रॉस सेक्शन क्या होगी, डी की, तो ये विड्थ v और इसकी डेप्थ कितनी है, dy, तो v इंटू डी वाई। ठीक है, ये फोर्स जो होगा इस क्रॉस सेक्शन पे आपका रहेगा, ये जो इसके इनसाइड द ब्लैक बोर्ड है इस पे। ठीक है, कितना आएगा, ये हमारा फोर्स आया है, शियर फोर्स m अपान आई बाई इंटू बी डी वाई। क्या है यहाँ, m अपान आई वाई जो आपका है वो वही स्ट्रेस आ गई किससे, बेंडिंग इक्वेशन से, और v डी वाई क्या आया है, डी वाई इसकी ये डेप्थ हो गई और v इसकी विड्थ हो गई, तो वो क्या हमारा आ गई, उस सेक्शन पे एरिया आ गई। तो अगर हम स्ट्रेस और एरिया मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, शियर फोर्स जो मिलेगा उसमें जो जनरेट हो रहा है किसके कारण, बेंडिंग मोमेंट जो हमने अप्लाई किया है। ये तो इस सेक्शन की बात हो गई। तो अगर हम इस सेक्शन पे आ जाएंगे, पॉइंट बी पर अगर आ गए, तो इस पे क्या हो जाएगा हमारा m प्लस डी एम अपान आई वाई वी डी वाई, तो सब सेम है, मूवमेंट चेंज हुआ है, क्यों, dx डिस्टेंस। ठीक है, और उसके प्लेन पर समझिए, इसमें से जो हमने निकाला है इसके प्लेन पर, इसके ऊपर फिर ऐसे सरफेस होंगी, फिर सरफेस होंगी, तभी तो पूरी बीम बनी है। उस पे जो हमारी शियर स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रही हैं वो टाउ से डिनोट किए हैं, ये दिख रही हैं। ओके, अगर आपको ये बात समझ में आ गई कैसे मेंबर हमने कट किया है, कैसे हमने स्ट्रेसेस सारी हमने डिनोट कर दी हैं, तो फिर आपके लिए डेरिवेशन बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्स ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेयर जो सी डी लग रही थी वो ये हो गया एम वाई अपान आई इंटू बी डी वाई, एंड फोर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द लेयर सी डी क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका एम डी वाई। ये देखिए इधर आ गया एम आई अपन वाई टी वाई, वही चीज़ लिखी और ये चीज़ इस साइड हो गई। ठीक है, दोनों फोर्स हो गए। देयरफॉर अनबैलेंस फोर्स कितना होगा, टुवर्ड राइट ऑन द लेयर सी डी। तो अनबैलेंस फोर्स क्या होगा कि जो कोई एक ज़्यादा होगा एक कम होगा, तो हमें दिख रहा है कि अगर ये एम है और इसमें डी एम और जुड़ रहा है तो ये ज़्यादा होगा। तो अगर इस इक्वेशन से इसको माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, जो ज़्यादा फोर्स होगा तो ज़्यादा हमारा जो अनबैलेंस फोर्स जो आएगा। ठीक है, तो अरे हैं क्या ये दोनों, ये डी एफ ही तो है, डी एफ वन मान लीजिए, इसको डी एफ टू मानिए, तो हमारा अनबैलेंस जो डी एफ फोर्स आएगा अनबैलेंस वो क्या होगा, डी एफ टू माइनस डी एफ वन। तो इसमें से अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, डी एम अपान आई वाई इंटू बी डी वाई। ठीक है, ये बचेगा, कैसे आया, चाहे आप इसको माइनस करके देख लो, मल्टीप्लाई करोगे तो ये
एक कैंसिल होगा, केवल ये वाली चीज़ बचेगी, ठीक है। तो देयरफॉर अनबैलेंस फोर्स टू द राइट ऑफ द शेयर dm upon I into y into v into dy. There are a number of such element above the section CD. इस सेक्शन के ऊपर इसी तरीके से बहुत सारे एलिमेंट होंगे और सभी पर हमारा कितना ऊपर नीचे हर जगह, ठीक है। तो सभी पर हमारा क्या होगा, हर जगह पर हमारा जो अनबैलेंस फोर्स आ रहा होगा वो कहीं ना कहीं इतने सब पे आ रहा होगा, ठीक है। सब पे अगर इतना आ रहा तो हम क्या कर दें, बहुत सिंपल सी चीज़ है, सभी का जोड़ दें। अगर सभी को हम ऐड कर देंगे, देयर आर नंबर ऑफ सच एलिमेंट एबव द सेक्शन सी डी, हैंस अनबैलेंस हॉरिजेंटल फोर्स एबव द सेक्शन सी डी कितना हो जाएगा, हम टोटल जोड़ दें। टोटल जोड़ने के लिए क्या किया हमने, इंटीग्रेट किया। इंटीग्रेट कहाँ से किया, वाई क्या थी हमारी, वाई थी न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस इस सी डी की, और कहाँ तक, उसके टॉप फाइबर तक। तो लिमिट कहाँ से हो गई, वाई से लेकर टॉप फाइबर वाई टी, ये लिखी है, ठीक है। तो आप कहाँ तक गए हो, वाई से लेकर वाई टी टॉप फाइबर तक आपकी लिमिट हो गई। तो डी एम वाई आई टू वी डी वाई, ठीक है। दिस हॉरिजेंटल फोर्स इज रेजिस्टेड बाय द रेजिस्टिंग फोर्स प्रोवाइडेड बाय द शियरिंग स्ट्रेस एक्टिंग द हॉरिजेंटली ऑन प्लेन सी डी। अब ये जो टोटल फोर्स आ रहा है इसको रेजिस्ट कौन कर रहा होगा, ये रेजिस्ट कर रहे होंगे। ये देखो उस सेक्शन पे मैंने बताया था, इस सेक्शन पे जितना भी ये शेयर कर रही होगी सरफेस, तो इस सरफेस की जो एरिया होगी वो आपका क्या कर रही है, रेजिस्ट कर रही होगी पूरा, कौन से, इस अनबैलेंस फोर्स को, ठीक है। तो इस अनबैलेंस फोर्स को अगर रेजिस्ट कर रहे हैं तो अनबैलेंस फोर्स निकाल लिए, और इसका क्या आ जाएगा, टाउ इंटू बी विड्थ एंड डी एक्स, इसकी लेंथ हो गई तो वी डी एक्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, टाउ इंटू वी डी एक्स, और कितना रखे, जो अनबैलेंस फोर्स आया। केवल और केवल आपको इसके बारे में ये ध्यान से अगर समझ लो प्लेट, बस पूरा समझ में आ गया डेरिवेशन। इन दोनों का अनबैलेंस फोर्स ये हमारा रेजिस्ट कर रहा होगा। तो ये शेयर अगर रेजिस्ट कर रहा है तो कितना हो जाएगा, टाउ इंटू बी डी एक्स इक्वल टू वाई से वाई टी डी एम अपान आई, वाई डी वाई रख दिए हमने इक्वल। अब यहाँ से आप देख सकते हो, इसको हम सिंप्लीफाई करें तो डी एम अपान डी एक्स ये आ जाएगा, डी एम अपान डी एक्स, और सारे टर्म एक तरफ ले जाओ तो 1 अपान आई बी वाई से वाई टी इंटीग्रेशन वाई डी ए, वेयर डी ए क्या है हमारा, वी डी वाई है, एरिया ऑफ द एलिमेंट डी ए, ठीक है। डी ए क्या है आपका, बी डी वाई। अब इसको देखकर आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, याद आ रहा होगा कि वाई डी ए आया, डी ए क्यों लिख दिए हम फिर से, वी इंटू डी वाई, ये इसलिए लिख दिए हैं, आपके समझ में आ रहा होगा, ये मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ एरिया, फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया, ठीक है। सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया होती है, उसको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, तो वहाँ वाई स्क्वायर डी ए आ जाता है। जब फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया होता है वहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो डी एलिमेंट होता है उसमें अगर न्यूट्रल एक्सिस से जितनी डिस्टेंस पे होगा वाई डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एरिया, और वो हमारा आ जाता है सेंट्रॉइड बताता है, ठीक है। और सेकेंड मूवमेंट ऑफ एरिया जब वाई स्क्वायर निकालोगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आई बताएगा। तो फिर हमने इसको क्या करेंगे, ये वाला टर्म आपका जो आ जाएगा इंटीग्रेट करोगे ए वाई वार, ठीक है। मूवमेंट ऑफ ये किसके लिए करते हैं, जब हम सेंट्रॉइड निकालने की कोशिश करते हैं, निकालते हैं जब मूवमेंट ऑफ एरिया अबव द फाइबर सी डी अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस। तो ये आपका आ गया इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, इस चीज़ का। तो अब हम बस रख दें सिंपल सा, बट द टर्म डी एम अपान डी एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, डी एम अपान डी एक्स, फोर्स इक्वल टू डी एम अपान डी एक्स। ये इक्वेशन आप जानते ही हो, यहाँ से आज याद कर लो फिर से कि जो फोर्स होता है शियर फोर्स वो क्या होता है, डी एम अपान डी एक्स, मतलब मूवमेंट की इक्वेशन दी है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, वैल्यू दी हो, निकाल सकते हो। तो बस फिर हमने क्या किया, प्रीवियस इक्वेशन में कहाँ गई ये इक्वेशन, इसकी जगह पर फोर्स रख दिए, ये 1 अपान आई इंटू वी, और इसकी जगह पर क्या रखोगे, ए वाई वार। तो हमारी इक्वेशन बन गई टाउ इक्वल टू, यहाँ से निकालो एफ ए वाई वार आई वी, वेयर एफ क्या है, शियर फोर्स एट द सेक्शन है हमारा इन द बीम, और ए क्या है, एरिया अबव द और बिलो द फाइबर है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और ब्रेथ ऑफ द फाइबर है, ठीक है। एक्सप्रेशन ऑफ टाउ वी ऑफ 10, समझ में आ गई बात। ये चीज़ हो गई आपकी शियर स्ट्रेस की इक्वेशन, बात समझ में आ गई। शियर स्ट्रेस की इक्वेशन क्या होगी ये समझ जाइए आप। तो यहाँ से
टी इक्वल टू टाउ इक्वल टू ये आया था शियर स्ट्रेस, तो ये इक्वल डी एम अपॉन डी एक्स इंटू 1 अपॉन आई वी, ठीक है। सॉरी ध्यान से देख लीजिए, और इसकी जगह पर ये आ गया। अब ये जब आया है तो अब हम देखेंगे शियर स्ट्रेस इक्वेशन याद रखनी है आपको हमेशा, क्या है आपकी कि टाउ इक्वल टू एफ ए वाई बार अपॉन आई इंटू वी, वेयर एफ क्या है हमारा शियर फोर्स है एट सेक्शन बीम, ए क्या है एरिया जो उसके ऊपर है जहाँ से भी आप एलिमेंट कट कर रहे होगे, ठीक है, या उसके फाइबर के नीचे, अभी वो हम देखेंगे। y क्या है न्यूट्रल एक्सिस सेंट्रॉइड ऑफ द शेडेड रीजन, जो भी एरिया आप कट करोगे एलिमेंट उसके सेंट्रॉइड से न्यूट्रल एक्सिस की डिस्टेंस y बार होगी। i क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटरसेक्शन के अबाउट द न्यूट्रल एक्सिस, v विड्थ ऑफ द फाइबर है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए देखें जो आपके सिलेबस में है, कौन कौन से रेक्टेंगुलर हो गए, सर्कुलर हो गए, ट्रेंगुलर हो गए, टी सेक्शन हो गए, वो सारे हो गए, तो सबके क्या क्या शियर स्ट्रेस आएंगे वो हम देखते हैं। फार्मूले सबके देखेंगे, डेरिवेशन एक बताते हैं आपको। यहाँ पर हमने कंसीडर किया एक रेक्टेंगुलर सेक्शन कंसीडर किया जिसकी डायमेंशन क्या है विड्थ v है और डेप्थ d है, ये इसकी न्यूट्रल एक्सिस है। हमने इस मेंबर को कंसीडर किया है शेडेड रीजन, ये y डिस्टेंस पर है और इसका सेंट्रॉइड जो होगा न्यूट्रल एक्सिस से वो कितना होगा y बार पे होगा। तो अब ध्यान से देखिए कि इसका सेंट्रॉइड अगर हम बात करें, ये हमारा पूरा d है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी dy/2 होगी। और अगर मैं कहूँ ये वाली आपकी y है, तो अब बताइए इस मेंबर की डिस्टेंस कितनी हुई, इस मेंबर की ये डिस्टेंस जो हुई है वो dy/2 माइनस y हो गई है, ठीक है, इस मेंबर की। और अगर कहूँ कि इसका सेंट्रॉइड कहाँ होगा, तो इसका सेंट्रॉइड अगर इसके बात करें इसके हाफ होगा ना, तो क्या हो जाएगा, ये इसके अगर हाफ की बात करें इसके सेंट्रॉइड पे, तो ये वैल्यू जो आपकी हो जाएगी ये कितनी 1/2 और d/2 माइनस वाई। समझिएगा बात ध्यान से, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि ये वाली न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पे मेंबर था, ठीक है, तो ये y डिस्टेंस पे था और ये टोटल डिस्टेंस dy/2 होगी क्योंकि मेंबर की डेप्थ d है। तो इस मेंबर ये जो शेडेड रीजन कट किए होंगे उसकी कितनी डेप्थ आ जाएगी, वो आ जाएगी टोटल dy/2 माइनस वाई, तो ये लिख दी हमने। अब अगर इसके सेंट्रॉइड की बात करें, अभी इसके सेंट्रॉइड की बात कर रहे हैं ना कि न्यूट्रल एक्सिस से, तो इसका सेंट्रॉइड क्या होगा, इसकी जो डेप्थ है उसका हाफ, तो मैंने वो लिख दिया। अब अगर आपसे पूछे कि न्यूट्रल एक्सिस से क्या होगा, तो जो ये हाफ डिस्टेंस है चाहे इस डायरेक्शन में हो चाहे ऊपर, तो ये प्लस दिस, मतलब क्या होगा ये डिस्टेंस आपकी क्या होगा इसके सेंट्रॉइड से, ये जो रहेगी वो y बार रहेगी और वो क्या हो जाएगी y प्लस ये हाफ d/2 माइनस वाई, ठीक है। ये चीज़ लिखिए dy/2y क्या है, ये इसकी हो गई और y अगर हम ऐड कर देंगे इसके हाफ के, तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू आपको आ जाएगी। ये रेक्टेंगुलर में आपको याद रखना है सिंपल सा, बस फिर तो आपको फार्मूला पता ही है FA/y/iz, यहाँ पर आप लिख सकते हो, वही v है विड्थ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, z लिखा है। तो एरिया आपकी हो जाएगी उस सेक्शन की, कितनी हो जाएगी इस सेक्शन की एरिया, v विड्थ हो गई और ये कितनी है dy/2 माइनस वाई, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, रेक्टेंगल ही तो है सिंपल सा, सारी वैल्यू पुट कर दो आके। y बार कितना, ये देखो y बार यहाँ पे लिखा है और यही मैंने अभी आपको निकाल के बताया था, ये y बार आया है, ठीक है। तो ये y बार आया है आपका ये वाला, ओके, समझ गए कैसे आया। बस दोनों वैल्यू सभी यहाँ पर रखिए इक्वेशन में, तो टाउ इक्वल टू एफ ए वाई बार आई जेड जेड की वैल्यू आपको बतानी चाहिए, बस सिंपल सा यहाँ वैल्यू आप रखिए आके, ये सिंप्लीफाई कर दीजिए, ये आपको मिल जाएगा दिस इज सो। अब देखिए ये आपका टाउ आया किसके लिए, रेक्टेंगुलर के लिए। इक्वेशन समझना क्या है, तो अब बहुत आसान हो गया आपके लिए, समझना है कि ये इक्वेशन जो आई है ये हमारी क्वाड्रेटिक आई है, स्क्वायर में आ रही है y की वैल्यू। अब y जो डेप्थ है वो वेरी कर रही है वो वैल्यू स्क्वायर के साथ, तो स्क्वायर के साथ करेगी तो अगर ग्राफ ड्रा करोगे तो कौन सा आएगा, पैराबोलिक आएगा। इसीलिए अगर इसका हम डिस्ट्रीब्यूशन अगर निकालेंगे तो वो देखिए पैराबोलिक शेप का बनता है शियर स्ट्रेस, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर में शियर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा। तो ये जो इक्वेशन थी आपकी यहाँ पर आई थी, इसमें अगर मैक्सिमम निकालनी हो या जीरो, y की वैल्यू जीरो रखें, तो यहाँ पे टाउ मैक्स क्या होगा, जब हमारी y की वैल्यू dy/2 हो जाएगी फाइबर पे, ठीक है। ये y यहाँ शुरू होगी, यहाँ पे y क्या होगी जीरो और इस पॉइंट पे क्या हो जाएगी y इक्वल टू dy/2 हो जाएगी पूरी। तो उसमें हम जब रख देंगे तो हमें मिल जाएगा टाउ मैक्स कितना आया 3f/2vd, ठीक है। तो ये कहाँ पर होगी आपकी, ये टाउ मैक्स आपको मिल जाएगा। देखो ध्यान से,
आपका बात हो गई है यहाँ पर। अच्छा ये इक्वेशन है, सॉरी, ये y माइनस हो रहा था, तो y जब 0 होगा तब आपकी मैक्सिमम हो जाएगी न्यूट्रल एक्सिस पे, और अगर y मैक्सिमम होगी तब क्या होगा, शियर स्ट्रेस मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर y 0 रखेंगे तो सेंटर पे पहुँच गए। ठीक है, y इक्वल टू 0 मतलब सेंटर पर, इसका मतलब मैक्सिमम, और अगर y की जगह पर हम dy2 रखेंगे मतलब इसका हम टॉप फाइबर पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, और वहाँ पे क्या हो जाएगा, dy2 स्क्वायर होगा, 0 हो गई, तो शियर स्ट्रेस हमारी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो अगर इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे तो आप देखिए यहाँ पर 0 सेंटर पे मैक्सिमम हो गई, ये बनेगा। ठीक है, और ये पैराबोलिक क्यों आया, क्योंकि इक्वेशन आई थी। ठीक है, समझ गए हो। तो टाउ मैक्स का फॉर रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए कैसे ड्राइव किए हैं समझ जाइए। यहाँ पर इन्होंने बताया भी, ये मीन एवरेज होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो ये मीन निकालिए। रेक्टेंगुलर के लिए टाउ मैक्स और मीन में रिलेशन होता है 1.5 मीन। ठीक है, या एवरेज, समझ गए हो। इसके बाद में आप देख सकते हो आई सेक्शन के लिए, तो आई सेक्शन अगर दिया होगा, अब सब चीज़ें आसान है, वो इक्वेशन ड्राइव कर दिए, अब कुछ नहीं करना है। इस टाइप की भी आपकी बीम्स बनती हैं, उसमें आप देखेंगे तो हम कुछ करना ही नहीं है। डेप्थ उसकी डी मान ली, न्यूट्रल एक्सिस मान ली, यहाँ पर ये फ्लैंज हो गई इसकी आपकी, ये आप दोनों चीज़ें आप समझ जाइए। अब इनमें क्या है, इसमें देखिए आप। ठीक है, ये वेव हो गई, वेव में और फ्लैंज में सेक्शन कितना कट कर रहे हो आप, क्या सेक्शन आप इसी में केवल इतना कट कर रहे हो या यहाँ तक कट कर रहे हो, तो जैसे कट करोगे उसी तरीके से फ्लैंज और वेव दोनों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो उनको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, उनकी एरिया और सेंट्रॉइड निकालना है। तो अब इसमें क्या होगा, इसमें हमने 2 कट किए, यहाँ इतना वेव भी है और ये फ्लैंज है, तो पहले फ्लैंज का अलग लिख लो और वेव का अलग लिख लो। तो दोनों को अगर अलग करेंगे तो ये फ्लैंज आ गया, फ्लैंज की न्यूट्रल एक्सिस से सारी डिस्टेंस क्या होगी, फ्लैंज एरिया क्या होगी, दिख रहा है आपको सब आसानी से। यहाँ पे हम फ्लैंज एरिया ये वाई बार निकाल सकते हैं। उसके बाद में वेव ये देखो आ गई है, तो वेव की क्या हो जाएगी, वाई बार आपकी डी वाई, एरिया पूरी क्या आ जाएगी, ये दोनों रखनी है हमको। ठीक है, तो जब ये सब चीज़ें रख दोगे, न्यूट्रल एक्सिस पे आ जाओगे, टाउ मैक्स निकालोगे, ये आपकी निकल कर आएगी। इसका स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या बनेगा, आप स्लाइड से देखकर इसका डेरिवेशन लिख सकते हो। ठीक है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनेगा आपका, ये देखो इस तरीके से। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे कुछ शियर स्ट्रेस होगी इसीलिए बनी है भाई, होगी, फ्लैंज अलग है। वेव में फिर क्या होगी, इसमें थोड़ी कम होगी, ये कम होगी, ये बढ़ेगी, सेंट्रॉइड पे इसके मैक्सिमम हो गई, फिर यहाँ पे हो गई, तो ये मिनिमम होगी, मिनिमम भी कुछ होगी इसके एक्सट्रीम फाइबर पे। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो आई सेक्शन का फार्मूला क्या होगा इसका, टाउ मैक्स का आपका, ये ध्यान रखना है आपका आई सेक्शन के लिए, जो कि सिलेबस में आपके है। इसके बाद में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन बीम ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, देखिए एक डेरिवेशन मैंने बता दिया है, सेम टू सेम सभी में फार्मूला वैल्यू बस पुट करनी है। ठीक है, इसीलिए मैं अब ये लास्ट वाला ऐसे बता दे रहे हैं तुमको। तो इसमें क्या है, अब सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होगा तो वहाँ पर भी आप सेंटर लो, सेंटर से ये वाई डिस्टेंस पर ले लीजिए, इसको आप मान लीजिए ये हमने क्रॉस सेक्शन कट कर लिया है। अब इसके बारे में रखना है हमको, सर्कुलर में टाउ मैक्स होता है 4/3 टाउ एवरेज, ये ध्यान रखिए आप। तो यहाँ एक्सट्रीम पे 0 हो जाएगी स्ट्रेस, इस पर मैक्सिमम हो जाएगी, यहाँ 0 हो जाएगी, ये देखिए पैराबोलिक इक्वेशन बना देंगे, ये डिस्ट्रीब्यूशन आपका होता है। ओके, तो ये हमने आपको बताया है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में आपने टोटल जो मॉड्यूल 3 में देखा होगा, आई होप कि आपके समझ में आई होंगी चीज़ें। जो मॉड्यूल 3 में आपने पढ़ा है, बेंडिंग इक्वेशन आपने स्टार्ट किया था और वहाँ से हम लोगों ने देखते हुए टॉर्सन भी देखा है। उसके बाद में हमने दोनों कंबाइन भी किया है कि जब बेंडिंग और टॉर्सन दोनों होता तो इक्विवेलेंट बेंडिंग भी फाइंड किए हैं, इक्विवेलेंट टॉर्सन भी फाइंड किए हैं। आफ्टर दैट हम लोगों ने ये भी फाइंड किया है कि जब हमारी सॉफ्ट सीरीज में थी या पैरेलल में थी, सॉफ्ट के बारे में भी जाना है। पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी इस यूनिट मॉड्यूल में आपने पढ़ा है, उसके बारे में जाना है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आप आगे यूज कर सकते हो अपने एग्ज़ाम में, कंपटीशन एग्ज़ाम में भी, और अगली यूनिट्स में या नेक्स्ट सब्जेक्ट में भी क्या होता है वो भी आप जान गए हो। उसके बाद में हम लोगों ने इस लेक्चर में आपको अभी शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का जो इक्वेशन ड्राइव की है वो भी आपको बताए हैं। तो टोटल आपको जो 3 इक्वेशन मेनली थी वो ध्यान रखनी है। पहली आपकी थी m/i और आपका था यहाँ पर E/r और सिग्मा/y। ठीक है, ये पहली बेंडिंग इक्वेशन हो गई। दूसरी आपकी इक्वेशन जो थी आपकी T/j, ठीक है, और g θ/l और क्या था टाउ/r, ये दूसरी हो गई थी।
और तीसरी आपकी आ गई शियर स्ट्रेस की इक्वेशन जो कि शियर फोर्स इंटू ए वाई वार और आपका वी इंटू डी जो भी नीचे था, ठीक है। ये वाली इक्वेशन कहाँ गई, ये शियर स्ट्रेस की, ठीक है। ये वाली आई वी, सॉरी वो आई वी आपका था, ठीक है। तो आपको ये लिखना है आई और ये बी। तो ये देखिए मेन आपका इस यूनिट थर्ड का जो मॉड्यूल थर्ड आपके सिलेबस का है उसका अगर हम तीनों निकाल कर लाएँ फार्मूले, तो ये 3 फार्मूले थे, तीनों के डेरिवेशन कराए हैं आपके बीम के लिए, सॉफ्ट के लिए, ओके। तो ये तीनों हम लोगों ने देखा है, इनका डिस्ट्रीब्यूशन पूरा देखा है, ग्राफ आपको बना के दिखाए हैं, ओके। तो उन ग्राफ से आपने क्या सीखा, ये सारी चीज़ जानी है। अब इसके बारे में न्यूमेरिकल्स आपको मैंने इसमें सॉल्व कराए, कुछ आपको और न्यूमेरिकल्स बुक से आपको सॉल्व करने हैं, उसको समझिए। जो कॉन्सेप्ट ना समझ में आए इसको फिर से देखिए और फिर उसको समझिए, ठीक है। आप कमेंट कर सकते हो, उसमें देख सकते हो आपको, और ये सारी चीज़ें आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।